हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फैज़ मस्ताना। दोस्तों, आज की इस वीडियो पर मैं आप लोगों को सेमेस्टर 4 का कोर 8 का क्वेश्चन पेपर शेयर करने वाला हूं और ये क्वेश्चन पेपर है गुलाम वंश के पतन होने के क्या कारण है। तो आज इस वीडियो पर इसी के बारे में चर्चा करेंगे कि गुलाम वंश का पतन होने का क्या क्या कारण है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। गुलाम वंश का जो संस्थापक है इल्तुतमिश ने किया था सन 1206 ईस्वी में और लगभग 1290 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया भारत में। तो ये फिर पतन क्यों हुआ, तो इसके पतन होने के बहुत से कारण हैं जो हम आपको सीरियल बाय आपको बताएंगे। सबसे पहले गुलाम वंश, जो पहला कारण है गुलाम वंश का विदेशी शासन। ये गुलाम वंश जो है विदेश बाहर से आए हुए थे, इसलिए इनका पतन हो गया, क्योंकि जो बाहर से जो आए हैं विदेशी आक्रमण अधिकतर हुए वो मुस्लिम शासक थे और जो भारत में अधिकतर लोग हिंदू समाज के लोग रहते हैं। तो इन दोनों में तालमेल सही रूप से नहीं हो पाया, इसलिए कभी ना कभी शासन के खिलाफ विद्रोह होता है और इसका धीरे धीरे पतन हुआ। दूसरा हम लोग कारण देखेंगे निरंकुश शासन। जो दूसरा पॉइंट है गुलाम वंश के पतन होने के कारण, जो भी गुलाम वंश के राजा थे वो निरंकुश थे, वो जनता के लिए सही रूप से कार्य नहीं कर रहे थे, जिसके कारण गुलाम वंश का पतन हो गया। तीसरा कारण देखेंगे अक्षम प्रशासनिक व्यवस्था। यह भी बहुत इम्पोर्टेंट रखता है गुलाम वंश के पतन होने का, क्योंकि जो भी ये शासक के दौरान जो प्रशासनिक व्यवस्था बनाया गया था, नियम और कानून बनाया गया था, वो सही रूप से नहीं था और ना ही वो सही रूप से स्वचालित किया जा रहा था। चौथा कारण देखेंगे आंतरिक विद्रोह। वैसे भी किसी भी राजा के शासन के दौरान उसमें आंतरिक विद्रोह होता ही होता है। तो ये अगर किसी भी वंश का या फिर किसी भी साम्राज्य का अगर पतन होने का अगर कोई कारण पूछे या फिर क्वेश्चन आ जाए तो आंतरिक विद्रोह एक टॉपिक है, ये सभी में ही है। चाहे आप किसी भी शासन काल में या फिर किसी का भी इतिहास देखिए तो आंतरिक विद्रोह होना ही होना है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। पांचवा देखेंगे विदेशी आक्रमण। ये नहीं कि भारत में अगर कोई विदेशी शासन कर रहा है तो उस पर कोई विदेशी आक्रमण नहीं कर सकता है। उस समय भी बहुत सारे विदेशी आक्रमण हुए, जैसे भी तुर्क हो गया, अफ़गानिस्तान हो गया, इराक हो गया, सऊदी हो गया, बहुत सारे विदेशी आक्रमण हुए। तो उस दौरान भी गुलाम वंश के पतन हो गया। छठा कारण देखेंगे उत्तराधिकारी के नियमों का अभाव। जो गुलाम वंश का उत्तराधिकारी है, कौन बनेगा इस राजा के मरने के बाद या फिर इस राजा के गद्दी से हटने के बाद, कि उसका उत्तराधिकारी फिर दूसरा राजा कौन बनेगा, इसका नियम नहीं था, इसलिए उसमें विद्रोह बहुत सारे हुए और इस वंश का पतन हो गया। सातवां कारण देखेंगे गुलाम वंश के राजाओं की महत्वाकांक्षाएँ। वो बहुत ही महत्वाकांक्षा हो गए थे, वो विलासिता हो गए थे और इस वंश का पतन हो गया। आठवां कारण देखेंगे गुलाम शासकों की भूल। गुलाम शासक जो थे वो बहुत सारे मिस्टेक किए, जिसके कारण इस वंश का पतन होने में ज़्यादा समय नहीं लगा। और लास्ट और नौवां कारण देखेंगे कमज़ोर उत्तराधिकारी। जो गुलाम वंश के लास्ट और आखिरी उत्तराधिकारी कैकबाद है, उसकी हत्या कर दी गई, क्योंकि वो बहुत ही कमज़ोर और दुर्बल था। वो सही रूप से प्रशासनिक व्यवस्था, वो सही रूप से अपने राज्य को चला नहीं पा रहा था और उसको आपस में वो उसके अंत आते आते खुद इतना विद्रोह हो गया, इतना षड्यंत्र होने लगा कि उसकी हत्या कर दी गई और गुलाम वंश का पतन हो गया। गुलाम वंश का आखिरी शासक है कैकबाद, इसकी हत्या कर दी जाती है और गुलाम वंश का पतन हो जाता है। तो हम नोट्स में पूरे विस्तार से आपको बताएंगे। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और ये वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए हम अपने नोट्स को दिखाते हैं और उससे अच्छा से आप एक दो बार वीडियो को देखें तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि गुलाम वंश के पतन क्यों हुआ। यहाँ पर हम ऑलरेडी नोट्स बना चुके हैं, तो चलिए वीडियो को देखते हैं। गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में किया था और 1290 ईस्वी तक आते आते गुलाम वंश के उत्तराधिकारी कैकबाद की हत्या के साथ ही दिल्ली सल्तनत पर गुलाम वंश का शासन समाप्त हो जाता है। गुलाम वंश के शासनकाल के दौरान अनेक उतार चढ़ाव हुए,
किंतु इल्तुतमिश और बलबन जैसे शक्तिशाली शासकों के समय में यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता था कि गुलाम वंश का पतन इतना जल्दी हो जाएगा। गुलाम वंश में भी बहुत शक्तिशाली शासन आए, जो इल्तुतमिश हो गया, बलबन हो गया। इन्होंने गुलाम वंश को और दिल्ली सल्तनत को बढ़ाया चढ़ाया और वहाँ के लोगों को खुश रखा अपने शासनकाल के दौरान। लेकिन कुछ ऐसे भी शासक आए जो एकदम विलासिता और अपनी जनता के लिए कुछ भी कार्य नहीं किया, तो इसका परिणाम बहुत सारे विद्रोह हुए और इसका पतन हो गया। जो फर्स्ट कारण है हम लोग का विदेशी शासन। गुलाम वंश के शासक विदेशी थे और भारत के अधिकांश लोग हिंदू धर्म के थे। इससे घृणा करती थी। हिंदू मुसलमान के मध्य परस्पर सहयोग की अभाव था। आपस में आपसी सहयोग सही ढंग से नहीं बना, इसकी कहीं ना कहीं कमी ही थी। हिंदू जनता के प्रति सहिष्णुता की नीति का पालन करते हुए उनका सहयोग प्राप्त करने के प्रयास करना चाहिए, लेकिन ठीक इसके विपरीत हिंदू के प्रति कठोर नीति अपनाना चालू हो गया। दूसरा कारण देखेंगे, निरंकुश शासक। गुलाम वंश के शासक निरंकुश तथा स्वेच्छाचारी पर आधारित थे। लोक कल्याण व जनहित की का अभाव था। सुल्तानों द्वारा अनेक विरोधियों के लिए बहुत कठोर नीति अपनाई जाती थी। जरा सा भी शक होने पर उनकी हत्या करा दी जाती थी। अगर सुल्तान को पता चलता था कि मेरे प्रति कोई षड्यंत्र कर रहा है, जरा सा भी शक हो जाए और वो कर रहा हो चाहे नहीं कर रहा हो, तो उसकी हत्या कर दी जाती थी या फिर उसको कारावास में डाल दिया जाता था। अतः सुल्तान की शत्रुओं की संख्या बढ़ती जा रही थी। अगर ऐसी परिस्थिति में सुल्तान योग्य एवं कर्मठ होता था तो वह स्थिति को संभाले रखता था, किंतु शासक के असहयोग होने पर सत्ता पतन की ओर बढ़ते ही जा रहा था। तीसरा कारण देखेंगे, अक्षम प्रशासनिक व्यवस्था। गुलाम वंश के शासन काल के दौरान प्रशासनिक व्यवस्था उच्च श्रेणी की नहीं थी। सक्षम प्रशासनिक व्यवस्था के अभाव में किसी भी राज्य को अधिक समय तक कायम नहीं रखा जाता था। गुलाम वंश के अंतर जितने भी राज्य आते थे उनको बहुत जल्दी चेंज कर दिया जाता था। जिस भी शासक को कि इस राज्य को तुम संभालो, इस राज्य को तुम संभालो, तो वहाँ पर बहुत जल्दी चेंज कर दिया जाता कि नहीं, अब तुम मत संभालो, अब दूसरा कोई संभालेगा। चौथा कारण देखेंगे, आंतरिक विद्रोह। गुलाम शासकों के नीतियों के कारण उनके विरुद्ध समय समय पर विद्रोह होते रहते थे, जिनके कारण सत्ता को बहुत हानि होती थी। गुलाम शासन अमीरों तथा सरदारों के सहयोग से चलता था और धीरे धीरे अमीर सरदार इतने अमीर होते गए जिससे सुल्तान को सदैव भय बना रहता था। समय समय पर सुल्तान के विरोध में षड्यंत्र करते रहते थे और नए सुल्तान की नियुक्ति में अमीर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। जो वहाँ के राजा है, सुल्तान है, वहाँ के अमीर सरदारों को बहुत ही उच्च श्रेणी का जगह दे रखा था, पद दे रखा था, और वो सल्तनत पर कायम होते गए कि अब खुद राजा को डर बना रहता था कि अगर कहीं इन लोगों ने अपना एक मत करके मुझे कहीं गद्दी से हटा ना दे। इस प्रकार अमीर की बढ़ती हुई शक्ति के कारण सुल्तान का पद भी सुरक्षित नहीं था। ऐसी परिस्थिति में गुलाम वंश का पतन स्वाभाविक था। पांचवा कारण देखेंगे, विदेशिक आक्रमण। गुलाम वंश के शासन को सदैव मंगोल का भय बना रहता था। इल्तुतमिश के समय से ही मंगोल वंश के आक्रमण होने चालू हो गए थे। जब मध्यकालीन भारत के इतिहास में दिल्ली सल्तनत पर जब गुलाम वंश शासक कर रहा था, उस समय मंगोल वंश बहुत ही तेज़ी से पूरी दुनिया पर कब्जा कर रहा था और इल्तुतमिश के समय से ही मंगोल आक्रमण कर रहे थे भारत पर। लेकिन
इल्तुतमिश बहुत ही शक्तिशाली शासक था जो कि मंगोल सेनाओं को परास्त कर रखा था। लेकिन उसके बाद जो भी शासक आए वो मंगोल आक्रमण करते ही रहे और दिल्ली और इस शासक को कमज़ोर करते रहे। सुल्तानों को पश्चिमी सीमा को सुरक्षित रखना कठिन हो रहा था। सीमा की सुरक्षा के लिए अत्यधिक धन की आवश्यकता थी, जिसका अभाव गुलाम शासकों के पास होता जा रहा था। छठा कारण देखेंगे, अधिकार के नियम का अभाव। गुलाम वंश में उत्तराधिकारी के लिए कोई खास नियम नहीं था, जिसके कारण अत्यंत असुविधा और षड्यंत्र का जन्म होता था। अगर किसी भी राज्य में उत्तराधिकारी का नियम नहीं होगा तो सब तो चाहेगा कि कोई चाचा चाहेगा भी, उसका चाचा भी चाहेगा कि हम उत्तराधिकारी बने, उसका बेटा भी चाहेगा, उसका बेटा का बेटा भी चाहेगा कि हम बनेंगे, उसका भाई भी चाहेगा हम बनेंगे। तो आपस में षड्यंत्र होने लगा और इस वंश का पतन होना स्टार्ट हो गया। सुल्तान के मृत्यु के बाद आवश्यक नहीं था कि उसका पुत्र ही सुल्तान बने। सुल्तान के मृत्यु के बाद संघर्ष, षड्यंत्र व हत्या प्रारंभ हो जाता था। अगर कोई भी राज्य में उसका राजा मर गया तो पता चलेगा उसका बेटा उत्तराधिकारी बन रहा, तो उसका बेटों को भी मार दिया जाता था। और सुल्तान की मृत्यु के बाद वहाँ पर सल्तनत में पूरा मार काट, षड्यंत्र, एकदम एक दूसरे के विरुद्ध संघर्ष चलने लगता था। तो वहाँ पर उन लोग खुद लड़ेगा। तो सातवां देखेंगे, गुलाम की महत्वाकांक्षाएँ। गुलाम वंश के शासन काल में गुलाम प्रथा का जोर था। प्रत्येक सुल्तान के अनेक गुलाम होते थे तथा अपने प्रिय गुलाम को उच्च पद प्रदान कर देते थे। अतः उन गुलामों की महत्वाकांक्षाएँ बढ़ती ही जाती थी और गुलाम इतने शक्तिशाली होने लगे कि सुल्तान के विरुद्ध ही विद्रोह करने लगे। गुलामों की महत्वाकांक्षाओं के लिए दरबार राजनीतिक का अखाड़ा बन गया था। ये आठवां देखेंगे, गुलाम शासकों की भूलें, यानी वो क्या मिस्टेक किए। अनेक गुलाम शासक भयंकर गलतियां की, जिसका दुष्परिणाम शासक के पतन के रूप में हुआ। इल्तुतमिश ने 40 गुलामों के संगठन दल बनाया और आगे चलकर उन पर अंकुश ना रहा, जिसके कारण आने वाले शासक के लिए सिर दर्द बना। जो गुलाम वंश का एक मिस्टेक क्या है, जो इल्तुतमिश है, उन्होंने 40 शक्तिशाली लोगों का एक संगठन बनाया और जब उस संगठन पर इल्तुतमिश का दबदबा नहीं रहा तो आगे चलकर जो भी उत्तराधिकारी बने तो वो तो अपना ताकत दिखाएंगे ही दूसरे सुल्तान पर, तो उसके लिए प्रॉब्लम होता था। और आखिरी देखेंगे, कमज़ोर उत्तराधिकारी। किसी भी राजतंत्र में उनकी उन्नति सुल्तान के ऊपर निर्भर करती है। यदि सुल्तान योग्य है तो सल्तनत उन्नत की ओर जाता है, अन्यथा वह पतन की ओर अगर चला जाता है। बलबन का उत्तराधिकारी केकबाद निर्बल एवं विलासी था। उसने अपना संपूर्ण समय विलासिता में ही बिताया, अतः विरोधी ताकतों को उभरने का मौका मिला और अवसर मिलने पर गुलाम वंश का विनाश कर दिया। तो ये वीडियो यहीं पर एंड होता है। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।